नमस्कार और स्वागत है। अक्टूबर और नवंबर 2025 ये 2 महीने खगोल प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आकाश में जैसे एक असाधारण परेड सी चल रही है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई धूमकेतु एक साथ नजर आ रहे हैं। और इनमें से एक तो समझिए स्टार ऑफ द शो है, हमारे सौर मंडल का स्थायी सदस्य भी नहीं, बल्कि एक अंतर तारकीय मेहमान। बिल्कुल, एक ऐसा मेहमान जो किसी दूसरे तारे के परिवार से भटककर हमारे आंगन तक आ पहुंचा है। हाँ, आज हम इसी खगोलीय हलचल को समझने के लिए कई स्रोतों को देख रहे हैं। स्टार वॉक, नासा साइंस, space.com, एस्ट्रोनॉमी मैगजीन और कई दूसरे खगोलीय लेख और विश्लेषण हमारे सामने है। जी। और हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकालना। मतलब ये आकाशीय मेहमान आखिर हैं क्या, कहाँ से चल कर आए हैं, हम इन्हें कैसे देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनके आने से हमें क्या पता चलता है। चलिए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं इन स्रोतों की गहराइयों में उतरकर। जरूर। शुरुआत करते हैं उस मेहमान से जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, 3 एटलस। इसका नाम ही बता रहा है कि ये कितना खास है। आई मतलब इंटरस्टेलर, यानी अंतर तारकीय। हाँ। ये हमारे सौरमंडल के बाहर से आने वाला सिर्फ तीसरा ऐसा पिंड है जिसे हमने पहचाना है। इसे 1 जुलाई 2025 को चिली में लगे एटलस सर्वे टेलीस्कोप ने खोजा था। एटलस यानी वो एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। जी। इसकी पहचान अंतर तारकीय के तौर पर क्यों हुई? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, इसकी कक्षा का आकार। ये एक खुला हुआ हाइपरबोलिक पथ है, बंद अंडाकार नहीं, जैसा हमारे सौरमंडल के पिंडों का होता है। अच्छा, हाइपरबोलिक। हाँ, और दूसरा, इसकी रफ्तार करीब 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 2,10,000। जी, ये इतनी तेज है कि हमारा सूर्य इसे अपने गुरुत्वाकर्षण में बांध नहीं सकता। ये साफ संकेत हैं कि ये किसी और तारे के सिस्टम से आया है और बस यहाँ से गुजर रहा है। और इससे पहले कि कोई चिंता करे, क्या ये हमसे टकराएगा? ये सवाल जरूर होगा मन में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गणनाओं के अनुसार ये पृथ्वी से कम 27 करोड़ किलोमीटर यानी करीब 1.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर से गुजरेगा। अच्छा, खासा दूर। हाँ, काफी सुरक्षित दूरी है। तो खतरा कोई नहीं, सिर्फ कह सकते हैं कौतूहल और विज्ञान का एक बड़ा मौका है। लेकिन इसी कौतूहल के चलते हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोब ने एक बहुत ही सनसनीखेज सवाल उठाया था कि 3A एटलस कोई एलियन टेक्नोलॉजी, कोई जासूसी यान हो सकता है। हाँ, उन्होंने कुछ शुरुआती अवलोकनों पर ध्यान दिलाया था जो थोड़े अजीब लग रहे थे। क्या थे वो बिंदु? हाँ, उनके कुछ मुख्य बिंदु थे। एक, कि शुरुआत में ये अपनी दूरी के हिसाब से उम्मीद से कहीं ज्यादा चमकीला दिखा था। इससे अंदाजा लगाया गया कि शायद ये 20 किलोमीटर जितना बड़ा हो सकता है। 20 किलोमीटर, वो तो बहुत बड़ा है। जी। 2, शुरुआती तस्वीरों में धूमकेतु जैसी खासियतें, यानी वो गैस और धूल की पूंछ या कोमा, धुंधला सिर, वो साफ नहीं दिख रही थी। 3, इसकी कक्षा या रास्ता, इत्तेफाक से कहें या जैसे भी, हमारे सौरमंडल के ग्रहों के तल के काफी करीब है और ये बृहस्पति, मंगल और शुक्र के पास से भी गुजर रहा है। तो लोएब ने पूछा, क्या ये महज संयोग है? अच्छा। और चौथा, अक्टूबर के अंत में ये सूर्य के पीछे छिप जाएगा, जिसे उन्होंने कहा कि ये शायद पृथ्वी की नजरों से बचकर रास्ता बदलने का एक मौका हो सकता है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन लोएब ने खुद भी बाद में इसे एक बौद्धिक अभ्यास कहा था। सही कहा ना? मतलब एक संभावना पर विचार करना। बिल्कुल। और देखिए, वैज्ञानिक समुदाय का बहुमत काफी स्पष्ट और मजबूत है। 3 एटलास एक प्राकृतिक धूमकेतु ही है, भले ही आया कहीं और से हो। तो वो एलियन वाली बात? हाँ, उसके खिलाफ कई सबूत हैं। सबसे पहले आकार की बात। हबल स्पेस टेलीस्कोप के हालिया ज्यादा सटीक अवलोकनों से पता चला है कि इसका नाभिक, यानी वो ठोस बर्फीला पिंड, 0.6 से 5.6 किलोमीटर के बीच का है। अच्छा, तो 20 किलोमीटर नहीं? नहीं, ये सामान्य धूमकेतुओं के आकार जैसा ही है। वो शुरुआती चमक शायद इसके चारों ओर फैले महीन धूल के बादल की वजह से ज्यादा लग रही थी, जो ज्यादा रोशनी बिखेर रहा था। ओके। दूसरे, अब ये पूरी तरह से एक धूमकेतु जैसा बर्ताव कर रहा है। इसमें एक धुंधला सिर यानी कोमा और पूंछ विकसित हो गई है और ये गैस और धूल छोड़ रहा है, जैसा धूमकेतु सूर्य के पास आने पर करते हैं। हाँ हाँ। नासा के एस्फेरिक्स टेलीस्कोप ने तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्पष्ट संकेत भी पकड़ा है, जो धूमकेतुओं की एक आम पहचान है। अच्छा। तीसरा, इसकी कक्षा बहुत अच्छे से समझी जा चुकी है और ये पृथ्वी से बहुत दूर रहने वाला है।
लोएब का वो हालिया तर्क कि इसमें गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी गैस जेट से लगने वाला हल्का धक्का नहीं दिख रहा है और इसलिए इसे बहुत भारी होना चाहिए, ये अभी भी मुख्यधारा की वैज्ञानिक राय नहीं है। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सामान्य धूमकेतु जैसा ही है। तो सार ये है कि जहां लोभ जैसे विचार हमें लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करते हैं, वहीं मौजूदा सबूत एटलस को एक प्राकृतिक यद्यपि असाधारण धूमकेतु ही बताते हैं। ये बहस दिखाती है कि विज्ञान कैसे नई और अनोखी खोजों पर प्रतिक्रिया देता है, कैसे अलग-अलग विचारों की कसौटी पर तथ्यों को परखा जाता है। एकदम सही कहा। और इसी रोमांचक धूमकेतु से जुड़ी कुछ और भी दिलचस्प बातें सामने आई हैं हाल ही में। जैसे कि वो हरा रंग, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। हाँ, सितंबर में खगोलविदों ने इसके कोमा में एक हरा रंग देखा। इसका सटीक कारण अभी पता लगाया जा रहा है, लेकिन अनुमान है कि ये शायद डाइकार्बन C2 अणु के कारण हो सकता है, जो सूर्य की रोशनी में चमकता है। डाइकार्बन? जी, या शायद कोई और रसायन। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें दूसरे तारा प्रणालियों में मौजूद रसायनों के बारे में सुराग दे सकता है। क्या वहां भी वही सामग्री है जिससे हमारे सौर मंडल के धूमकेतु बने हैं? एक बड़ा सवाल है। और एक और दिलचस्प विचार सामने आया है कि क्या ये ग्रह बनाने वाला बीज हो सकता है? ये क्या मतलब हुआ? ये सुजैन फॉल्सनर और मिशेल बेनिस्टर जैसे वैज्ञानिकों का एक सिद्धांत है। उनका मानना है कि ऐसे अंतरतारकीय पिंड जब किसी युवा तारे के चारों ओर बन रहे ग्रहों के सिस्टम में प्रवेश करते हैं, तो वे ग्रह निर्माण की प्रक्रिया को कह सकते हैं तेज कर सकते हैं। कैसे? वे एक तैयार नाभिक या बीज की तरह काम कर सकते हैं, जिसके चारों ओर उस सिस्टम का धूल और गैस जमा होना शुरू हो जाए, जिससे ग्रह शायद जल्दी बन सकें। ये एक आकर्षक विचार है कि गैलेक्सी में ग्रह निर्माण की सामग्री शायद इस तरह फैलती हो। वाकई ये तो बिल्कुल नई बात है। और एक और पहली बार हुई घटना, वो सौर तूफान का टकराना। हाँ, 24-25 सितंबर को सूर्य से निकला एक कोरोनल मास इजेक्शन यानी आवेशित कणों का एक बड़ा बादल वो सीधे 3 आइटलस से जा टकराया। अच्छा। ये पहली बार था जब हमने किसी अंतरतारकीय मेहमान के साथ सौर तूफान की ऐसी सीधी टक्कर का अवलोकन किया। इससे हमें ये समझने का मौका मिला कि दूसरे तारे से आई सामग्री हमारे सूर्य के सौर पवन के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। ये भविष्य में ऐसे और पिंडों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा देगा। तो ये अंतरतारकीय पिंड इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि वे बाहर से आए हैं? क्या यही खास बात है? उससे कहीं ज्यादा, वे सचमुच दूसरे तारा प्रणालियों से आए सैंपल या संदेशवाहक हैं। उनकी बनावट, उनमें मौजूद रसायन, उनका तापमान, ये सब हमें बताता है कि हमारे सौर मंडल से दूर दूसरे तारों के आसपास चीजें कैसी हैं। क्या ग्रह और धूमकेतु हर जगह एक जैसे ही बनते हैं? 3 एटलस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी बताती है कि शायद धूमकेतु बनाने की मूल विधि हमारी गैलेक्सी में काफी हद तक समान हो सकती है। ये ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं जैसे बड़े सवालों से भी जुड़ता है कहीं ना कहीं। बहुत खूब। अब सबसे अहम सवाल उन लोगों के लिए जो आसमान में देखना पसंद करते हैं, 3 एटलस को देखा कैसे जा सकता है? देखिए, अक्टूबर के अंत में जब ये सूर्य के सबसे करीब होगा, यानी पेरिहेलियन 29 अक्टूबर को, तब ये सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहेगा और दिखाई नहीं देगा। ओह! लेकिन अच्छी खबर यह है कि नवंबर के अंत और दिसंबर में ये सुबह के आकाश में वापस लौटेगा। उम्मीद है कि ये 12वीं मैग्नीट्यूड तक चमकेगा। कुछ ज्यादा आशावादी अनुमान 8वीं मैग्नीट्यूड तक के भी हैं। 8 या 12 मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या हुआ देखने के लिहाज से? याद रहे, खगोल विज्ञान में मैग्नीट्यूड का नंबर जितना कम होता है, चीज उतनी ही ज्यादा चमकीली दिखती है। लेकिन 8 या 12 मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इसे देखने के लिए आपको एक ठीक-ठाक दूरबीन या छोटे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। नंगी आंख से नहीं दिखेगा ये। ठीक है, दूरबीन चाहिए होगी। और किस दिशा में देखना होगा? ये अभी तुला राशि में है, फिर सूर्य के पीछे जाएगा और नवंबर-दिसंबर में सुबह के वक्त कन्या और सिंह राशियों में दिखाई देगा। इसे देखने का सबसे अच्छा समय अमावस्या के आसपास होगा, जैसे 19 नवंबर, जब चांद की रोशनी आसमान को धुंधला नहीं करेगी। समझ गई। चलिए अब 3 एटलस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2 और धूमकेतुओं की जो इस समय कह सकते हैं धूम मचा रहे हैं और शायद उम्मीद से कहीं ज्यादा। जैसा कि मशहूर धूमकेतु खोजी डेविड लेवी ने कहा था, धूमकेतु बिल्लियों की तरह होते हैं। उनकी पूंछ होती है और वे वही करते हैं जो वे चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहावत है धूमकेतुओं के लिए। ये दोनों धूमकेतु इस कहावत को सच साबित कर रहे हैं ना? बिल्कुल। पहला है C2025 R2 स्वान,
सी मतलब ये एक लंबी अवधि का धूमकेतु है और स्वान उस उपकरण का नाम है जिसने इसे खोजा। और इसकी खोज भी बड़ी दिलचस्प है। इसे 11 सितंबर को ही एक यूक्रेनी शौकिया खगोलशास्त्री व्लादिमीर बेजागली ने खोजा। हाँ, शौकिया खगोल शास्त्री ने। उन्होंने खोजा भी कहाँ? सोहो स्पेसक्राफ्ट के स्वान उपकरण द्वारा ली गई तस्वीरों में। और खोजे जाने के कुछ ही हफ्तों में ये 6.5 से 7 मैग्नीट्यूड तक पहुंच गया है। मतलब ये पहले से ही दूरबीन से दिखने लायक है। हाँ, और अनुमान है कि 19-20 अक्टूबर के आसपास जब ये पृथ्वी के सबसे करीब आएगा, सिर्फ 0.261 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी लगभग 4 करोड़ किलोमीटर दूर। 4 करोड़ किलोमीटर? ये तो काफी पास है। हाँ, खगोलीय पैमाने पर ये पास है। तब ये 4 से 6 मैग्नीट्यूड तक पहुंच सकता है। अब 6 मैग्नीट्यूड की सीमा वो होती है जहां से चीजें अंधेरी जगहों पर बिना किसी उपकरण के दिखना शुरू हो जाती हैं। तो क्या ये नंगी आंखों से दिख सकता है? एक हल्की सी संभावना है, खासकर अगर आसमान बहुत अंधेरा हो, शहर की रोशनी से दूर, तो शायद एक धुंधले धब्बे की तरह दिख जाए। पक्का नहीं कह सकते, धूमकेतु अप्रत्याशित होते हैं। वाह! और इसकी पूंछ के बारे में भी काफी चर्चा है। सुना है बहुत लंबी है। बिल्कुल, इसकी आयन पूंछ यानी गैस वाली पूंछ पहले ही आसमान में 5 डिग्री से ज्यादा लंबी देखी जा चुकी है। अंदाजा लगाने के लिए आसमान में पूरे चांद का कोणीय आकार लगभग आधा डिग्री होता है। आधा डिग्री? तो ये 10 चांद के बराबर लंबी पूंछ। हाँ, आसमान में करीब 10 पूरे चांद एक सीध में लखने जितनी लंबी दिख रही है। ये काफी प्रभावशाली है, खासकर एक नए खोजे गए धूमकेतु के लिए। ये आया कहाँ से? क्या ये भी अंतरतारकीय है, एटलास की तरह? नहीं, C2025R2 स्वान अंतरतारिकीय नहीं है। ये हमारे अपने सौर मंडल के बाहरी इलाके ऊट क्लाउड से आया है। ओट क्लाउड, वो बर्फीले पिंडों का बादल? जी, वही। ये बर्फीले पिंडों का एक विशाल गोलाकार बादल है जो हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है। इसका पेरिहेलियन यानी सूर्य से सबसे नजदीकी बिंदु 12 सितंबर को ही बीत चुका है। एक और दिलचस्प बात है, इसकी कक्षा का झुकाव ग्रहों के तल से सिर्फ 4.5 डिग्री। 4.5 डिग्री? ये कम है। हाँ, ऊट क्लाउड से आने वाले धुएं फेंकों के लिए ये असामान्य रूप से कम झुकाव है। ज्यादातर की कक्षाएं बहुत झुकी हुई होती हैं। ये क्यों है, ये अभी शोध का विषय है। अक्टूबर की शुरुआत में इससे जुड़ी उल्का बौछार की भी कुछ खबरें थीं। क्या हुआ उसका? हाँ, कुछ शुरुआती अनुमान थे कि 4-6 अक्टूबर के आसपास पृथ्वी इसके छोड़े मलबे के पास से गुजर सकती है, जिससे उल्का बौछार दिख सकती थी। लेकिन ज्यादा विस्तृत गणनाओं से पता चला कि पृथ्वी और मलबे की धारा के बीच कम से कम 70 लाख किलोमीटर का फासला रहेगा। ओ, तो नहीं दिखेगी? हाँ, तो उल्का बौछार की संभावना लगभग न के बराबर है। ये धूमकेतु ज्यादातर गैसीय लगता है, जिसमें शायद डाइकार्बन या साइनाइड CN गैसें हों, जो इसे वो नीले हरे रंग की चमक देती हैं। तो SWN को देखने के लिए क्या करना होगा? इसकी चमक तो अच्छी है, पर क्या ये आसानी से दिखेगा? कहाँ देखे इसे? देखिए, अभी तक ये दक्षिणी गोलार्ध से बेहतर दिख रहा था, लेकिन अक्टूबर महीने में ये उत्तरी गोलार्ध के दर्शकों के लिए भी बेहतर होता जाएगा। इसे शाम के समय सूर्यास्त के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में क्षितिज के पास कम ऊंचाई पर देखना होगा। कम ऊंचाई पर मतलब साफ क्षितिज चाहिए होगा? बिल्कुल, कम ऊंचाई पर होने का मतलब है कि इसे देखने के लिए आपको ऐसी जगह चाहिए जहां पश्चिमी क्षितिज एकदम साफ हो, बिना किसी रुकावट के, जैसे पेड़ या इमारतें ना हों। और किन तारामंडलों में दिखेगा ये? ये तुला, लीब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियस और फिर ऑफ्यूकस तारामंडल से होकर गुजरेगा। और जैसा आपने पहले इशारा किया था, 20 अक्टूबर की रात खास हो सकती है। स्वान, अगला धूमकेतु लेमन और ओरियोनिड उल्का बौछार तीनों एक ही समय आसमान में होंगे। कमाल है, मतलब एक ही रात में इतना कुछ। हाँ, चलिए अब उस दूसरे चमकते सितारे पर आते हैं, C2025A6 लेमन। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शायद 2025 का सबसे चमकीला धूमकेतु बन सकता है। क्या ये सच है? हाँ, उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं इससे। इसे इसी साल जनवरी 2025 में एरिजोना के माउंट लेमन सर्वे ने खोजा था। तब ये बहुत ही धुंधला था, करीब 21वीं मैग्नीट्यूड का, जिसे सिर्फ बड़े पेशेवर टेलीस्कोप ही देख सकते हैं। 21वें मैग्नीट्यूड, बहुत ही धुंधला। जी, लेकिन अगस्त के बाद से इसने रफ्तार पकड़ी है और तेजी से चमक रहा है। अब ये 8वीं मैग्नीट्यूड को पार कर चुका है और दूरबीन से आसानी से दिख रहा है। और भविष्यवाणी क्या है? क्या ये वाकई नंगी आंखों से दिखेगा, स्वैन से ज्यादा? भविष्यवाणियां बताती हैं कि अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में जब ये पृथ्वी और सूर्य के सबसे करीब होगा, तब ये 2.5 से 4 मैग्नीट्यूड तक पहुंच सकता है। 2.5 से 4? हाँ, अगर ये 4 मैग्नीट्यूड या उससे कम तक पहुंचता है तो ये अंधेरी जगहों से बिना दूरबीन के आसानी से दिखाई देगा। और 2.5 मैग्नीट्यूड तो काफी चमकीला होता है।
मतलब ये वाकई शानदार नजारा हो सकता है। ये धूमकेतु कहाँ से आया है? क्या ये भी ऊंट क्लाउड से पहली बार आ रहा है? नहीं, C20025A6 लेमन एक डायनामिकली ओल्ड धूमकेतु माना जा रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे सौर मंडल के अंदरूनी हिस्सों में पहले भी आ चुका है। अच्छा, ये नया मेहमान नहीं है? नहीं, इसकी पिछली ऑर्बिट यानी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय लगभग 1350 साल का था। लेकिन इस बार अप्रैल 2025 में ये बृहस्पति ग्रह के काफी पास से गुजरा। बृहस्पति के पास से? जी, बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने इसकी कक्षा को थोड़ा बदल दिया और अब जब ये वापस बाहरी सौरमंडल की ओर जाएगा तो इसकी नई ऑर्बिट लगभग 1154 साल की हो गई है। यानी बृहस्पति ने इसे एक तरह से किक मारकर इसकी ऑर्बिट छोटी कर दी। दिलचस्प। ये पृथ्वी के सबसे करीब कब होगा? ये पृथ्वी के सबसे करीब 21 अक्टूबर को आएगा, लगभग 0.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स AU की दूरी से, और सूर्य के सबसे करीब पेरिहेलियन 8 नवंबर को पहुंचेगा। ठीक है। और इसे देखने का सबसे अच्छा समय और तरीका क्या होगा? ये स्वान से अलग दिखेगा? C2025A6 उत्तरी गोलार्ध के दर्शकों के लिए ज्यादा अनुकूल है। अक्टूबर की शुरुआत में ये सुबह के आकाश में सप्तर्षि तारामंडल के पास दिख रहा था, लेकिन मध्य अक्टूबर से ये शाम के आकाश में भी दिखने लगेगा। शाम को? अच्छा। इसे देखने का सबसे सुनहरा समय अक्टूबर के आखिरी हफ्ते और नवंबर की शुरुआत में होगा, यानी हैलोवीन के आसपास। तब ये शाम को पश्चिम दिशा में ओफ्यूकस तारामंडल में स्थित होगा और सबसे ज्यादा चमकीला होने की उम्मीद है। और वो सरकमपोलर वाली बात क्या है कि ये डूबेगा ही नहीं? हाँ, एक और खास बात यह है कि ऊंची उत्तरी अक्षांशों लगभग 48 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए ये कुछ समय के लिए सरकमपोलर हो जाएगा। सरकमपोलर मतलब ये उत्तरी ध्रुव के तारे पोलारिस के इतने करीब होगा कि ये क्षितिज से नीचे डूबेगा ही नहीं, बल्कि पूरी रात आसमान में एक चक्कर लगाता हुआ दिखाई देगा। ये उन इलाकों के लोगों के लिए इसे देखना और भी आसान बना देगा। तो हमारे पास 3 एटलस है जो एक अंतर तारकीय अजूबा है, दूरबीन से दिखेगा। फिर C2025R2 स्वान है जो अप्रत्याशित रूप से चमकीला हो गया है और शायद नंगी आंखों से दिख जाए क्षितिज के पास। और फिर C2025A6 लेमन है जिसके 2025 का सबसे चमकीला धूमकेतु बनने की प्रबल संभावना है, और ये भी शायद नंगी आंख से दिख जाए। क्या इनके अलावा भी कोई है इस परेड? कोई और मेहमान? एक और धूमकेतु है जिसका जिक्र करना चाहिए, C2025K1 एटलस। ये 8 अक्टूबर को सूर्य के बेहद करीब से गुजरा, सिर्फ 0.33 AU की दूरी से। ओ, बहुत करीब। जी, सूर्य के इतने करीब जाने वाले धूमकेतुओं के टूटने का खतरा रहता है, खासकर अगर वे छोटे हों और पहली बार आ रहे हों, जैसा कि शायद इसके साथ था। उम्मीद थी कि अगर ये बच गया तो ये करीब 5.2 मैग्नीट्यूड तक पहुंच सकता था, जो दूरबीन से दिखने लायक होता। तो क्या हुआ उसका? क्या वो बच गया या टूट गया? फिलहाल ये सूर्य की चकाचौंध में खोया हुआ है, इसलिए पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन संभावना यही है कि या तो ये टूट गया होगा या अगर बचा भी होगा तो सूर्य के पास से गुजरने के बाद काफी धुंधला हो गया होगा। नवंबर में जब ये सूर्य की चमक से बाहर निकलेगा तब शायद ये बहुत ही धुंधला हो और इसे देखना मुश्किल हो। तो मुख्य कलाकार तो एटलस, स्वान और लेमन ही लग रहे हैं। ठीक है, और जैसे इतना काफी ना हो, इस धूमकेतु परेड के साथ आसमान में आतिशबाजी भी हो रही है, उल्का बौछारों की। ये तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल, अक्टूबर उल्का बौछारों के लिए भी एक अच्छा महीना है। सबसे प्रमुख है ओरियोनिड उल्का बौछार। ओरियोनिड्स, हाँ। इसका चरम यानी पीक 21-22 अक्टूबर की रात को है। ये इसलिए खास है क्योंकि ये प्रसिद्ध हैली के धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कणों से होती है। हैली का धूमकेतु, वाह। जी, जब पृथ्वी इस मलबे की धारा से गुजरती है तो ये कण हमारे वायुमंडल में तेजी से जलते हैं और हमें वो टूटते तारे या उल्काएं दिखाई देती हैं। और ओरियोनिड्स की क्या खासियत है? ये कैसी दिखती हैं? ओरियोनिड्स अपनी तेज रफ्तार और चमक के लिए जानी जाती हैं। चरम के समय एक अंधेरी जगह से प्रति घंटे 20 तक उल्काएं दिख सकती हैं। ये अक्सर अपने पीछे चमकदार, देर तक टिकने वाली धारियां छोड़ जाती हैं। 20 प्रति घंटा, ये तो काफी अच्छा नंबर है। और इस साल इसे देखने के लिए स्थितियां कैसी हैं? चांद वगैरह का क्या सीन है? स्थितियां एकदम आदर्श हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल ओरियोनिड्स के चरम के समय 21 अक्टूबर को अमावस्या है, यानी नया चांद। अमावस्या, वाओ। इसका मतलब है कि आसमान में चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं होगी और आसमान एकदम काला होगा। ये उल्का बौछार देखने के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति होती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ही रात में एक अंधेरे आसमान के नीचे
आप शायद स्वॉन और लेमन धूमकेतुओं को दूरबीन से देख रहे हों। हाँ, और साथ ही हर कुछ मिनटों में एक तेज ओरियोनेड उल्का भी चमक जाए। ये तो अद्भुत होगा। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, एक और उल्का बौछार है जो अभी सक्रिय है, टॉरेड उल्का बौछार। टॉरेड्स, हाँ, सुना इनके बारे में। ये 2 धाराओं में आती हैं, दक्षिणी और उत्तरी, और अक्टूबर-नवंबर में सक्रिय रहती है। टॉरेड्स अपनी धीमी गति, लेकिन बहुत ज्यादा चमकीले उल्काओं, जिन्हें फायरबॉल्स कहते हैं, के लिए जानी जाती हैं। फायरबॉल्स यानी सामान्य उल्का से कहीं ज्यादा चमकीले, ऐसे जो ध्यान खींचे। हाँ, इतने चमकीले कि वे कभी-कभी शुक्र ग्रह जितने या उससे भी ज्यादा रोशन हो सकते हैं और आसमान को क्षण भर के लिए रोशन कर देते हैं। काफी नाटकीय होते हैं ये। और इनके बारे में भी कुछ खास है इस साल। हाँ, कुछ खगोलविदों का अनुमान है कि ये साल टॉरिड्स के लिए एक स्वॉर्म ईयर हो सकता है। स्वॉर्म ईयर मतलब? इसका मतलब है कि धूमकेतु एंके, जो इस मलबे का स्रोत है, के मलबे का एक घना हिस्सा शायद इस साल पृथ्वी के रास्ते में आ रहा हो, जिससे नवंबर की शुरुआत में सामान्य से कहीं ज्यादा फायरबॉल्स देखने को मिल सकते हैं। तो नजर रखनी चाहिए। तो अक्टूबर और नवंबर 2025 वाकई खगोलीय नज़ारों का खजाना लेकर आए हैं। एक दुर्लभ अंतरतारकीय मेहमान 3 एटलस, 2 अप्रत्याशित रूप से चमकते धूमकेतु स्वॉन और लेमन, जिनमें से लेमन शायद नंगी आंख से भी दिख जाए, और साथ में ओरियोनेट और टॉरिड उल्का बौछारें, वो भी बेहतरीन स्थितियों में। ये सचमुच खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक सुनहरा अवसर है। बिल्कुल। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल, गतिशील और कभी-कभी कितना अप्रत्याशित है। धूमकेतु हमें सौर मंडल के शुरुआती दिनों की झलक देते हैं। हाँ, और 3 एटलस जैसे अंतरतारकीय पिंड हमें बताते हैं कि हमारे सौर मंडल से परे भी दुनियाएं हैं जिनके रहस्य धीरे-धीरे खुल रहे हैं। इनकी स्टडी हमें ग्रहों के निर्माण से लेकर ब्रह्मांड में जीवन की संभावना तक बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। 3 एटलस का वो अनोखा हरा रंग, या उसका कई ग्रहों के पास से गुजरने वाला वो रास्ता, या फिर फाल्जनर और बैनिस्टर का वो ग्रह बनाने वाले बीज का सिद्धांत, क्या ये सब मिलकर हमें सिर्फ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से आगे पूरी गैलेक्सी में ग्रहों के निर्माण के लिए जरूरी मौलिक सामग्री की समानता, या शायद आश्चर्यजनक भिन्नता के बारे में कुछ और गहरा संकेत दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये अंतरतारा की यात्री जो अरबों सालों से सितारों के बीच घूम रहे हैं, अपने साथ और कौन से अनकहे राज लेकर आते हैं? जवाब पाने का एक तरीका है आसमान को देखते रहें। बिल्कुल, देखते रहें।